और हमारी 3 भैंसें थी, उन्हें बेचा, सारी खेती गिरवी डाली और उसके बाद हम दिल्ली पढ़ने चले गए। यही खर्चे के लिए लोन भी लिया गया था, जिसको पूरा हमारे बड़े भाई भीमसेन मौर्य जी ने चुकता किया, लेकिन हमें कभी नहीं बताया कि उन्होंने लोन ले रखा है, जिससे कि हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो। 5% पर पैसे भी उधार लिए और वो करते करते लेकिन हम दिल्ली पहुंच गए। उनका घर देख सकते हैं, ये देखिए बहुत ही सामान्य घर है, अभी भी उस पर प्लास्टर नहीं है, सीमेंट नहीं लगा हुआ। घर की स्थिति ज़्यादा खराब है, तो हमने 2020 में कांस्टेबल के पद पर सिलेक्शन ले लिया। दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष चाक्य, आप देख रहे हैं द फाइंडर। दोस्तों आज मैं पहुंच चुका हूं बरेली के चक महमूद में। आपने एक खबर सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रही है कि एक शिवलाल मौर्य जो हैं, जो इस समय यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं, उनका चयन यूपी पीसीएस से समीक्षा अधिकारी के तौर पर हो गया है और बहुत ही सामान्य परिवार से आते हैं। एक शेर है कि कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो यही जो शेर है इन पर बहुत ही चरितार्थ साबित होता है। बहुत ही सामान्य परिवार से हैं, बहुत ही कठिन संघर्ष है, एक किसान परिवार से आते हैं और लगातार संघर्ष करके कई बार कर्जे में रहे हैं, कई बार उन्होंने लगातार संघर्ष किया। आप उनका घर देख सकते हैं, ये देखिए बहुत ही सामान्य घर है, अभी भी उस पर प्लास्टर नहीं है, सीमेंट नहीं लगा हुआ है और गांव से आते हैं, यहाँ पर रहे हैं। 2012 में उन्होंने बताया कि उनके पिताजी जो थे उनका देहांत हो गया था और उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया है, संघर्ष करके ये पद हासिल किया। 2020 में वो दरोगा के पद पर चयनित हुए, लेकिन उससे भी संतुष्ट नहीं हुए क्योंकि उनको एक जुनून था अधिकारी बनने का, एक जुनून था पीसीएस और आईएएस बनने का। तो आज मैं उनसे बात करूंगा, ये उनका पूरा परिवार खड़ा हुआ है, एक बहुत ही सामान्य परिवार है। आप उनका घर देख रहे होंगे, बहुत ही सामान्य तरीके से बना हुआ है, प्लास्टर नहीं है इस पर। एक एक रुपए के लिए संघर्ष करके बहुत ही उन्होंने लड़ाई लड़ी है और यहाँ तक पहुँचे। तो हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ शिवलाल मौर्य जी हैं और उनका परिवार है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपका जो यूपी पीसीएस में चयन हुआ है, अब आप समीक्षा अधिकारी बन गए हैं, अभी आप यूपी पुलिस में तैनात हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं अपने पिताजी का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने ये सपना देखा था कि मेरा बेटा एक अधिकारी बन के आए और जो पिछड़ा हुआ गांव है उसके लिए, विकास के लिए द्वार खोले। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी माता के, जिन्होंने हर परेशानी सहकर और मुझे आगे पढ़ने का पूरा हौसला दिया। साथ ही मैं शुक्रगुजार हूँ अपने भाइयों का, जिन्होंने हर मुसीबत में, हर दुख सहकर मेरी पढ़ाई की खातिर मुझे दिल्ली भेजा और बिना किसी दुख जाहिर किए सारी मेरी ज़रूरतें पूरी की। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी बड़े जीजा जी पप्पू मौर्य, छोटे जीजा जी ऋषिपाल मौर्य, भाभी ममता मौर्य, दीदी मीना मौर्य और बड़ी दीदी परमाला मौर्य, साथ ही भांजा पवन मौर्य और पूरे परिवार का मैं शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने हर वक्त साथ खड़े रहकर हमारा साथ दिया। और साथ ही मैं शुक्रगुजार हूँ, जब हम दिल्ली रहते थे, जब आर्थिक तंगी आई तो हमारे फूफा यहीं बरेली के रहने वाले वहीं दिल्ली रहते थे, रमेश मौर्य, उन्होंने जब मैं कमरा देखने गया तो उन्होंने कहा कमरा नहीं देखोगे, हमारे ही पास रहोगे। उन्होंने मुसीबत में थे लेकिन हमें अपने पास रखा। ऐसे ही हम जब फिर हम अपने मामा जी के पास रहे, नेमचंद मौर्य और जोगराज मौर्य। उन्होंने भी बहुत सामान्य परिवार से हैं और वहाँ कमरे लेकर रखे, लेकिन हमें उन्होंने रखा और पूरा ही सहयोग किया। तो अब आप अधिकारी बन गए हैं, सबसे पहले ये बताइए कि कैसा आपका संघर्ष था, कैसे आपके दिमाग में आया कि मुझे अधिकारी बनना है? क्या 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 बात हुई थी जो आपको अधिकारी बनने का एक जुनून आया? हम जब मनोहर भूषण इंटर कॉलेज में पढ़ते थे जी, तो 26 जनवरी का दिन था। उस दिन मनोहर भूषण इंटर कॉलेज में पढ़ते थे तो उस दिन 26 जनवरी का दिन था। और डीएम साहब उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर चुनकर आए थे। जब उनको आगे पीछे गाड़ी हमने चकाचौंध देखी तो लगा कि सबसे पहले तो डॉक्टर बनना चाहते थे। उसे देख के हमें लगा कि कई डॉक्टर उनकी आओ भगत के लिए खड़े हुए थे और सभी तालियां बजा रहे थे। उनका जोरदार स्वागत देख के दिल को लग गया तो बनना है तो सिर्फ यही बनना है, नहीं तो कुछ नहीं बनना है। आपने सोच तो लिया कि आपको आईएएस बनना है, फिर आपकी परिवार की हालत ख़राब थी, जैसे ही आपने बताया किसान परिवार से थे, बहुत कम ज़मीन थी, तो कैसे फिर क्या क्या संघर्ष हुए यहाँ तक आने में, कैसे, वो थोड़ी सी कहानी बताइए अपनी शुरू से लेकर आज तक की। हमारे पिताजी बताते हैं, घर वाले जब हमारा जन्म हुआ था जी,
तो हम बहुत ही कमज़ोर थे लगभग, और 2.5 महीने लगभग मशीन में रहे और 5 वर्ष तक लगभग अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाए, कमज़ोर थे। स्कूल जाते थे तो हमारे पिताजी कन्हैया बैठाल के स्कूल छोड़ के आते थे और लेके भी आते थे, सभी भाई बहन साथ में जाते थे। और उसके बाद गांव में एक स्कूल है आनंद मार्ग, उसके थे सर जी डॉक्टर विजेश कुमार, उनके निर्देशन में हम पढ़ते थे। 5 साल तक पढ़ते रहे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। तो सर ने ये कहा कि पिताजी बोले इसे कुछ नहीं आ रहा है तो बैठा लेते हैं, लेकिन सर जी बोले नहीं, इसे पढ़ने दो, कभी तो कभी कुछ ना कुछ आएगा। उस समय जो हमारे साथी थे, कोई हाई स्कूल में था, कोई इंटर में था, लेकिन हम एनसी या केजी में पढ़ रहे थे उस समय। लेकिन उसी समय 2004 के आसपास ऐसा कुछ हुआ, या कुदरती करिश्मा कहिए, उसके 2004 के बाद हमने कहीं पीछे मुड़ के नहीं देखा। तेज़ी से एक संग ऐसा ज्ञान खुला कि जो हाई स्कूल इंटर में थे, हमने उन्हें भी पीछे छोड़ दिया। फिर उसके बाद हाई स्कूल जब हमने किया तो अपने पीढ़ी में सबसे पहले हम ही ने स्कूल से हाई स्कूल किया था, और स्कूल का नाम था कुसुम देवी पब्लिक स्कूल, उससे हमने हाई स्कूल किया। उसके बाद जैसे ही हमारी खबर पता लगी कि हाई स्कूल पास हो गए, तो हमारे बड़े भाई साहब भीमसेन मौर्य और बड़े जीजाजी पप्पू मौर्य तुरंत गांव पहुंचे मिठाई लेके, और पूरे गांव में खुशी का माहौल था। बोले अब ये लड़का गांव नहीं पड़ेगा। हमारे पिताजी से बातचीत की कि हमारे साथ शहर में रहेगा। फिर हमारे जीजाजी किराए के मकान पे रहते थे, और साथ में बड़े भाई भीमसेन मौर्य वो भी किराए पर रहते थे। जीजाजी और भैया ने हमें वहीं रखा। भाई सिलाई करते थे, वो भी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे थे, और जीजाजी भी, लेकिन हमारी पढ़ाई के खातिर उन्होंने सब दुख सहे और हमें रखा। उसके बाद 2007 में हमारा ये मकान बन गया, फिर यहाँ हमने रहना शुरू कर दिया। उसके अगले वर्ष ही हमारे बड़े भाई की शादी हो गई, सभी लोग यहीं मकान में रहने लगे। साथ ही साथ भाभी भैया सभी ने मुसीबत उठाई, लेकिन हमारी पढ़ाई के लिए कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि छोड़ दो। सभी लोगों ने हौसला बढ़ाया कि कुछ कर दिखाने का जुनून है तो इसे पूरा कीजिए। तो कितनी ज़मीन आपके पास गांव में है इस समय? लगभग 12 बीघे ज़मीन है। तो 12 बीघे ज़मीन है, आप 3 भाई हैं, पूरे परिवार का खर्चा था, तो क्या क्या परेशानियां आई, कहाँ? पेट में दर्द हुआ सीने में अचानक, और उनसे चला नहीं गया। तो यहाँ से हमारे भैया और बड़े जीजा जी और चाचा ये सब लोगों ने देखने गए। ठीक, उसके बाद यहाँ जब जांच करवाई तो पता लगा कि उनका दिल खराब हो चुका है। बरेली के सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया, तो उनको सभी लेके हमारे चाचा जी जीजा जी सभी लोग दिल्ली ले गए, और सभी ने बहुत ही मेहनत से उनके साथ लगे रहे। चाचा जी ने डॉक्टर संतोष से पर्चा भी बनवाया, और जीजा जी मदन लाल चाचा जी ये सभी लोगों ने लेके दिल्ली गए। वहाँ पर इलाज चला, लेकिन खर्चा ज़्यादा था। उसके बाद सभी लोग लौट आए, और हम ही उनके साथ रहते थे। तो पिताजी हमें यही सीख देते थे कि अगर तुम बेटा कुछ बन जाओ तो कुछ ऐसा करना कि गांव के बच्चों को शहर ना पढ़ना आना हो, गांव में एक कॉलेज खुलवाना है तुम्हें, और इतनी दूर इलाज के लिए नहीं आना। अगर कुछ हो जाए तो गांव में तुम्हें हॉस्पिटल भी खुलवाना, जिससे कि दिल्ली जैसे शहर, बड़े शहरों में इतना खर्चा होता वो ना उठाना पड़े। और लेकिन वो जो आज जो सपना पूरा हुआ उसे देखने के लिए वो नहीं है, लेकिन जहाँ भी होंगे वो बहुत ही खुश होंगे। तो 2012 में आपके पिताजी का देहांत हो गया, आपने बताया। फिर उसके बाद आपने 2020 तक कैसे पढ़ाई की, कहाँ से पैसा आया, क्या क्या किया, वो थोड़ा सा बताइए। उसके बाद पिताजी के ही खर्चे के लिए लोन भी लिया गया था, जिसको पूरा हमारे बड़े भाई भीमसेन मौर्य जी ने चुकता किया। लेकिन हमें कभी नहीं बताया कि उन्होंने लोन ले रखा है, जिससे कि हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो। उसके बाद जब 2013 में फिर हमने बड़े भाई साहब से कहा कि भैया हमें पढ़ाई करनी, जीजा जी से कहा हमें पढ़ाई करनी। बोले करो, क्या करोगे? बोले पैसा तो है नहीं। तो उन्होंने कहा सभी खेत में शिवाला कर दो। तो शिवाला की खेती की पूरे खेत में, और संयोग से उस वर्ष रेट भी अच्छा रहा, तो लगभग 1.5 लाख रुपए का शिवाला बैठा। और हमारी 3 भैंसें थी, उन्हें बेचा, सारी खेती गिरवी डाली, और उसके बाद हम दिल्ली पढ़ने चले गए। वहाँ रहते हुए फिर पैसे की कमी पड़ी, तो फिर 5% पर पैसे भी उधार लिए, और वो करते करते लेकिन हम दिल्ली पहुंच गए। वहाँ पर जब खर्चा नहीं उठा मिला तो हम
अपने मामा जी नेमचंद मौर्य और जोगराज मौर्य उनके पास रहे। बड़ी प्यार से उन्होंने कभी भी किराए पर रहते थे, लेकिन हमारे खातिर उन्होंने सब कुछ किया। हमारी माई सुबह 5 ही बजे उठ जाती थी और जब तक हम तैयार होते थे खाना बना के देती थी। उसके बाद हमारी कोचिंग का समय 5 बजे हो गया। फिर हम वहाँ से नहीं आ पाते थे तो हम अपने फूफा जी रमेश मौर्य उनके पास रहे। हमारी 2 बहनें थीं, वो फूफा जी की लड़की, तो हम वहाँ से 4 बजे निकलते थे। तो फूफा जी उन दोनों को उठा के सुबह 5 बजे तक खाना बनवा देते थे। अगर हमारे मामा फूफा उस समय नहीं होते तो हो सकता तो हम पढ़ाई बीच में ही छोड़ के आना पड़ता, लेकिन उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। हम आप पुलिस में कैसे आए? 2011 में भी हमारा पुलिस के पद पर सिलेक्शन हुआ, लेकिन हमने ज्वाइनिंग नहीं ली। 2015 में लेखपाल बने, फिर भी ज्वाइनिंग नहीं ली। 2018 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में बाबू के पद पर हुआ, लेकिन हमने ये बात कभी घर वालों को नहीं बताई, क्योंकि रिजल्ट लगातार अच्छा जा रहा था, घर की स्थिति ख़राब थी। घर वालों को बताते तो वो कहते ज्वाइन कर लो, लेकिन फिर हम अगली तैयारी नहीं कर पाते। उसके बाद 2020 में कांस्टेबल हुआ, लेकिन तब तक उम्र ज़्यादा हो चुकी थी, तो हमें लगा कि अब ले लेनी चाहिए, घर की स्थिति ज़्यादा ख़राब है। तो हमने 2020 में कांस्टेबल के पद पर सिलेक्शन ले लिया, और लेकिन तैयारी के दौरान भी लगातार पढ़ाई करते रहे। उसके बाद हमारे सर हैं डॉक्टर अब्दुल हमीद और अनवेश सर और मोहम्मद रफ़ीक सर और मेजर सुरेंद्र सिंह राठी, इनके निर्देशन में इन लोगों ने हमें ट्रेनिंग में खुली छूट दे रखी थी। आप पढ़ाई को देख के उन्होंने ज़्यादा हमसे ट्रेनिंग नहीं लेते थे और लगातार पढ़ाई के लिए सपोर्ट करते थे। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। अगर वो छूट नहीं देते तो हो सकता था थोड़ी दिक्कत आती पढ़ाई में। तो 2021 में 2 नंबर से फिर रुक गया। उसके बाद 2022 में हम थाने में पहुँच गए, तो वहाँ से फिर हमने 100 नंबर में पहुँच गए। उसके बाद 100 नंबर में हमारे साथ दो तीन लड़के थे, अंकित कुमार शर्मा और अनुज नरूका, जो हमारे रूम पार्टनर थे। दोनों लोग हम बिना कहे हमारे खाना बना देते थे, लेकिन हमसे कोई काम नहीं करवाते थे। बोले तुम पढ़ रहे हो तो तुम आगे बढ़ जाओ, हम तो इसी नौकरी से खुश हैं। दोनों लोग तन मन धन से, चाहे पैसे की बात होती थी यानी किसी भी प्रकार की, उनका लगभग अब भी हमारे ऊपर 1 लाख रुपए है इस समय दोनों लोगों का, जो हम नहीं दे पाए, लेकिन उन्होंने कभी मांगा नहीं और यही कहते थे और ज़रूरत हो तो और भी दे देंगे। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अगर वो रूम पार्टनर नहीं होते दोनों, अनुज नरूका और अंकित शर्मा, तो हो सकता है पढ़ाई बीच में रुकती ना। उन्होंने कभी मुझसे खाना बनवाया, सारा काम वो ही करते थे। मैं सिर्फ वहाँ बैठ के पढ़ता था और नौकरी करता था। तो अब तक जो आपने संघर्ष किया, तो क्या क्या आपको परेशानी, और आगे आप क्या अधिकारी बनने के बाद क्या क्या चीज़ें बदलना चाहते हैं, क्या करेंगे अब आपकी क्या आगे की तैयारी है? सबसे पहले तो जो हमारे पिताजी ने सपना देखा था गांव में एक स्कूल का, तो जैसे ही हम इस लायक सक्षम होंगे और गांव वालों का सहयोग होगा, तो सबसे पहले हम गांव में अपने एक स्कूल खोलेंगे, और फिर अगर सभी लोगों ने सहयोग दिया तो गांव में एक हॉस्पिटल भी खोलेंगे, जिससे कि गांव वालों को कभी शहर आने की ज़रूरत ना पड़े। आप जैसे बहुत से युवा हैं जो सामान्य किसान परिवार से आते हैं, तो जो कि संघर्ष कर रहे हैं, जो पढ़ाई नहीं कर पाते, पढ़ना चाहते हैं, अधिकारी बनना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आजकल लोगों की ये धारणा हो गई है कि नौकरी पैसे से खरीदी जा रही है। आज इतना टफ कंपटीशन का दौर है कि बच्चे सोचते हैं हमने हाई स्कूल कर लिया, इंटर कर लिया या बीए कर लिया, हमने बहुत कुछ कर लिया। ये तो एक सीढ़ी है वहाँ तक पहुँचने की। असली पढ़ाई तो बीए और इंटर के बाद शुरू होती है। उसके बाद कंपटीशन में उतरना होगा और धैर्य रखना होगा कि 1 बार 2 बार, हमने कम से कम 50 एग्ज़ाम दे चुके हैं, 4-5 जगह सिलेक्शन भी हुआ, लेकिन हमारा मन यही था कि हम कम से कम PCS से नीचे सिलेक्शन नहीं लेंगे। तो उनको धैर्य रखना होगा और कड़ा संघर्ष करना होगा। और आए दिन लोग इधर उधर की बातें करते हैं, उन्हें उस पर ध्यान नहीं देना होगा। अपनी मेहनत करो, कोई कुछ भी कहता है, अंतिम फैसला भगवान के ऊपर छोड़ दो। अगर तुमने सच्चे दिल से मेहनत की है तो मेरा विश्वास है कि उसे सफलता अवश्य मिलेगी। और मैं जल्द ही अपने गांव में एक लाइब्रेरी खुलवाऊंगा सभी बच्चों को जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन शर्त ये होगी जो बच्चा कंपटीशन पास करेगा, हम अपने आप से रिजल्ट बनाएंगे, जो भी पास कर लेगा, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो और किसी भी गांव का हो, क्यों ना शहर का हो, तो हमारी तरफ से उसकी फ्री पढ़ाई होगी।
वो अपनी तरफ से जो भी सहयोग करना चाहे कर सकता है, लेकिन हम उससे कोई सहयोग नहीं लेंगे अपनी तरफ से। गांव में लाइब्रेरी जल्द ही खुलवाएंगे, जैसी ज्वाइनिंग हो जाएगी, हमारी तनख्वाह आएगी तो गांव में लाइब्रेरी खुलवाएंगे। और जो भी बच्चे अगले बढ़ना चाहते हैं, समय समय प्रतिभा सम्मान समारोह और वगैरह जो भी कार्यक्रम होंगे, बच्चों को हौसला अफजाई के समय समय पर देते रहेंगे। बहुत से बच्चे हैं जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे हज़ारों युवा जो हैं पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? 4-5 टिप्स जो आपने फॉलो करी हों अपने सिलेक्शन के बीच में, तो वो टिप्स हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें बताएं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, सबसे पहले उनको अपने मन में एक धैर्य रखना होगा। हाँ। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एक एग्ज़ाम दिया, 2 दिया, उसमें नहीं हुआ तो वो अपना धैर्य खो देते जी, हैं। जी। वे सोचते हैं, और कुछ लोग चढ़ा देते हैं कि पैसे चल रहे हैं। पैसे जैसी चीज़ कहीं कुछ नहीं चल रहा है। अगर होगा भी तो हम उसे नज़रअंदाज करेंगे। हमारे साथ के 15 से 16 अधिकारी जिन्होंने 1 रुपये नहीं दिया, अगर वो अपनी सब भी ज़मीन जायदाद बेच दें तब भी 10 लाख इकट्ठा नहीं कर सकते। जब वो बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते? तो ये तो धारणा बिल्कुल गलत है कि कहीं पैसे चल रहे हैं। जी। हर जगह मेहनत की बदौलत ही ये नौकरी मिल रही है। ठीक है। दूसरी बात, मैं उनसे कहूँगा कि इधर उधर के बहकावे में ना आए। लोग कहते हैं कि 18 घंटे पढ़ाई करके अधिकारी बना जाता। मैं उनसे कहूँगा, अगर ईमानदारी से 6 घंटे भी पढ़ रहे हैं और लगभग 2 से ढाई वर्ष अगर वो मेहनत कर रहे हैं, और मैं अगर उन्हें दिशा निर्देश दूँ, मेरे कहने पर चलें, तो 2 से ढाई वर्ष में भी अधिकारी बन सकते हैं। और कौन सी? और तीसरा मैं ये बताऊँगा कि आजकल ऑनलाइन शिक्षा का दौर है। जी। किताबों से ज़्यादा ऑनलाइन शिक्षा से पढ़ा जा सकता है, लेकिन अगर उसका मिसयूज ना है। बच्चे क्या करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर डाउनलोड कर ली, घर वाले समझ रहे हैं बच्चा क्लास ले रहा है, लेकिन वो उसी को देखते रहते हैं। बहुत सी गंदी वेबसाइट भी देखते हैं, लेकिन मैं उन्हें कहूँगा कि इसका सदुपयोग करें। मोबाइल टेक्नोलॉजी, उसके सदुपयोग भी हैं, दुरुपयोग भी। आज हम यहाँ बैठे दुनिया में किसी भी खबर को पढ़ सकते हैं, कोई पत्रिका लेने की ज़रूरत नहीं है। सारी PDF, चाहे वो हिस्ट्री हो, भूगोल हो, सब उसी में उपलब्ध हैं। अगर आर्थिक रूप से वो सक्षम नहीं है तो इंटरनेट की सहायता से भी पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, बच्चे जब पढ़ते हैं तो एक तरफ से पढ़ना शुरू किया, ख़त्म कर दिया, ऐसे नहीं। जितना रिवीजन करेंगे और लिमिटेड किताबें पढ़ेंगे, एक ही 10 किताबों को नहीं पढ़ना, एक ही किताब को 10 बार पढ़ना है। इस तरह से अगर वो तैयारी करेंगे तो अगले बढ़ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, उन्हें एक गुरु भी बनाना होगा, क्योंकि बिना गुरु के कुछ नहीं हो सकता। गुरु की सहायता से ही सब कुछ हो सकता है। अगर अच्छा गुरु मिल जाए, चाहे उसके निर्देशन, तो सब कुछ हो सकता है। तो बहुत से बच्चे ये वीडियो देखेंगे, तो वो कौन सी किताबें आप बच्चों को बताना चाहेंगे? 2, 3, 4 किताबें जो वो पढ़ें और पीसीएस के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। सबसे पहले मैं घटना चक्र की एक सीरीज आती है जिसमें IAS PCS के क्वेश्चन रहते हैं, उसको खरीद लें। उसके साथ साथ हर विषय की एक प्रमाणिक किताब, जैसे संविधान के लिए लक्ष्मीकांत, भूगोल के लिए हो गई आपकी महेश कुमार बड़वाल, और इन्हीं के भाई हैं मुकेश कुमार बड़वाल, उनकी हिस्ट्री, रमन सिंह की देखो इकोनॉमिक्स, परीक्षा वाणी की UP स्पेशल, और पत्रिकाओं में घटनासार, जो समसामयिक घटना चक्र होता है उसके लिए घटनासार, और साथ ही दैनिक जागरण का एक पेपर आता है, उसे अच्छे से पढ़ना है बाकायदा। उसमें जो आर्टिकल है उस पर ज़्यादा ध्यान देना, उससे क्या होता है कि ऐसे राइटिंग अच्छा होता है। और अगर उन्हें कोई ज़रूरत है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं इनको उसमें दे दूंगा, हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये समस्या आती है कि कोचिंग बहुत ज़्यादा चल रही है आजकल। तो क्या कोचिंग ज्वाइन करें या ना करें, उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि बड़ी बड़ी कोचिंग चल रही हैं, बड़े बड़े ऐड भी चल रहे हैं, तो कोचिंग पर आपका क्या मत है? हमें ये लगता था कोचिंग से सब कुछ हो सकता है, लेकिन जब हमने कोचिंग की सच्चाई जानी तो ये लगा, हमें इतना पता लगा, पढ़ाया ज़्यादा नहीं गया था कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। इतनी जानकारी वहाँ हो जाती है। और अगर और उसमें कोचिंग में ये रहता है कंटिन्यूटी बनी रहती है। बच्चे बीच में क्या करते हैं, पढ़ाई छोड़ते हैं। तो कोचिंग ज़्यादा हाई फाई नहीं करके एक सामान्य कोचिंग तो लेना पड़ेगा, सामान्य कोचिंग लेना पड़ेगा। हाँ, दिल्ली जाने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। आजकल ऑनलाइन शिक्षा है, वो घर बैठे भी पढ़ सकते हैं। बात वही है, चाहे वो घर बैठे पढ़ें या बैठें, लेकिन उन्हें जिम्मेदार बनना पड़ेगा। इसके लिए किसी दूसरे पे भरोसा नहीं करना पड़ेगा। उन्हें अपने अंदर से मजबूत बनाना होगा कि मुझे करना है, दूसरा सिर्फ बता सकता है, उस पर चलना खुद को पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ शिवलाल मौर्य जी, जिन्होंने बताया कि कैसे आप पढ़ाई कर सकते हैं। उन्होंने अपने पूरे संघर्ष के बारे में भी बताया।
कि कैसे बीच में उनको बहुत सारी समस्याएं आईं, पैसे नहीं थे, एक सामान्य परिवार से आते हैं और फिर भी उन्होंने ये पीसीएस की परीक्षा पास की और संघर्ष किया। उनका कहना है कि अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ाई करते हैं, इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं, उन्होंने कुछ किताबें भी बताई, अगर उन किताबों को फॉलो करते हैं, उनके जो नियम है उन्हें फॉलो करते हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं और पीसीएस में या आईएएस में आप सेलेक्ट हो सकते हैं। उनके परिवार के कुछ सदस्य हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनकी माता जी हैं। तो आपके बेटे का सिलेक्शन अब हो गया है इतने बड़े पद पे, कैसा आप महसूस कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुश है, बहुत भारी खुश है। कैसा आप महसूस कर रही हैं, आज वो पीसीएस अधिकारी बन गए हैं, क्या कहना चाहेंगी, कैसा लग रहा है आपको? हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, हमारे भाई पीसीएस अधिकारी बन चुके हैं। हम सब बहुत खुश हैं और बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ दे रहे हैं कि उनने ये पीसीएस की परीक्षा पास करके अपना मान बढ़ाया है, परिवार का मान बढ़ाया है, समाज का मान बढ़ाया है और वो और आगे बढ़ें, ये हम उनसे ऐसी कामना करते हैं और उनका भविष्य हो उज्जवल हो। इनके बड़े भाई भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। जो क्या नाम है आपका और कैसा महसूस कर रहे हैं? भीमसेन। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमारे छोटे भाई ने बहुत संघर्ष किया है, जी, बहुत समय संघर्ष कर रहे हैं, बहुत बहुत खुशी है। उन्होंने बताया कि परिवार में बहुत आर्थिक तंगी भी थी, तो क्या आर्थिक तंगियाँ रहती थी और कैसे आप लोगों ने उनकी मदद की, क्या क्या था, कैसे? आर्थिक तंगियाँ तो बहुत ही रही हैं, बहुत परेशानियाँ उठाई है। पिताजी एक्सपायर होने के बाद में बहुत कर्ज भी हो गया था और बहुत मुसीबतों में इन्होंने पढ़ाई की है। जी, तो कि भाभी भी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि वो कैसा महसूस कर रहे। तो आप क्या कहना चाहेंगी, आज इनका सिलेक्शन हुआ है? हमें बहुत बहुत खुशी है कि हमारे देवर जी वो क्या बोलते हैं पीसीएस अधिकारी बन गए हैं। इससे अच्छी खुशी की बात और कुछ नहीं है जी। तो दोस्तों पूरा परिवार आप देख रहे हैं बहुत खुश है। उनकी दीदी से हम बात करेंगे, आपका क्या कहना है जो सिलेक्शन हुआ है इनका? हमारा ये कहना है, हमें बहुत खुशी है और ऐसी अच्छी तरक्की करते रहें और अपना भविष्य आगे को बढ़ाते रहें, सब परिवार का मान रखें और बहुत बहुत ऐसी खुशी है कि ऐसे सब के भाई ऐसे ही हों जो अच्छा करे, पढ़ाई करें। अच्छा बहुत महसूस हो रहा है हम लोगों को कि अपनी बिरादर बहुत उन्होंने बहुत गरीबी में उन्होंने काटी थी। और तो आप लोग अब उनके आपके लोगों के जो बच्चे हैं उनको कैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि वो तो कोशिश करेंगे हमारे बच्चे भी उनसे अच्छा मतलब पढ़ाई करें, अच्छी पढ़ाई करें, अच्छा मतलब नाम रोशन करें बाम मैतारी का। जी, इनके भांजे भी हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। तो क्या नाम है आपका? पवन मौर्य। तो आज आपके जो मामा जी हैं उनका सिलेक्शन हो गया, पीसीएस अधिकारी बन गए, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे, जब शुरू में जब हम स्कूल से आते थे तो मामा पढ़ते थे, जब हम सो जाते थे, जब रात में उठते थे किसी काम के लिए तब भी पढ़ते हुए थे। मतलब हम जब भी जाते थे तो हमेशा पढ़ते रहते थे और हम भी नहीं पढ़ते थे पहले हाई स्कूल और 11वीं क्लास तक। तो फिर आगे मामा ने 12th के बाद बताया ऐसे ऐसे पढ़ना है, तो फिर आगे हमारा भी एग्ज़ाम निकला था लेकिन फाइनल लिस्ट में नहीं पहुंच पाए। और मामा हमें क्या और हमारे छोटे भाई और जितने भी बच्चे हैं सबको पढ़ने की सलाह देते हैं और आगे बढ़ने की सलाह देते हैं। आपका? अभिषेक मौर्य। तो आज इनका जो सिलेक्शन हुआ है पीसीएस में आपके मामा का, तो क्या कहना चाहेंगे आप, कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे मामा ने इतनी मेहनत करी थी, आज उनका ये सफल आज हुए हैं, वो सब उन्हीं की मेहनत है। हमारी नानी ने, हमारी मौसी वगैरह सब लोगों ने इतना सपोर्ट किया है, तो आज ये उसी का ही परिणाम है जो हमारे मामा सेलेक्ट हुए हैं। और हम भी बड़े होकर अपने मामा की तरह बनना चाहते हैं, अपना घर का, अपना परिवार, अपने गाँव का नाम रोशन करना चाहते हैं। हमारे फुफेरे भाई हैं धर्मपाल मौर्य, उन्होंने इस परीक्षा में हमारे साथ बहुत ही संघर्ष किया। एक बार ऐसे ही हमें 10,000 रुपये की ज़रूरत पड़ी, तो उनके पास पैसे नहीं थे, तो उनके पास जो शादी में हार डाले जाते हैं, तो उन्होंने, हमारी दीदी हैं गुड़िया दीदी, उन्हीं की वाइफ, तो उन्होंने कहा कि वो सारे हार निकाल लाओ। तो 4-5 हार थे हमारी आंखों के सामने, हमने रात के 11 बजे तक वो उनमें से पैसे निकाल के गड्डी बनाई, क्योंकि सुबह ही फीस जमा करनी थी। सर ने कहा अगर नहीं करोगे तो कोचिंग दिक्कत हो सकती है, तो हमारे धर्मपाल भाई का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान, अगर वो नहीं होते तब भी दिक्कत आ सकती थी। जी, तो दोस्तों आपने देखा कि कितना सामान्य परिवार है और आज ये अधिकारी बन गए हैं, तो आगे समाज की भी ये मदद करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।